अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो मेरा बेटा हम नम्स के पास पेपर सॉल्व कर रहे हैं और आज जो हमारा टारगेट पेपर रहेगा दैट इज नम्स 2021। 2021 में जो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज का पेपर था उसका फिजिक्स का पोर्शन मेरे बच्चे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला सवाल मेरा बेटा हमारे पास है द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड। तो बच्चे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आपसे पूछा जाए या आपको कहा जाए वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या है, तो भैया इन दोनों का आंसर आपके पास क्या है? एक्सेलरेशन। चाहे वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप पूछेगा या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पूछेगा, तो हमें ये बात पता है हम एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन करते हैं। एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। आगे चलते हैं। आगे कहते हैं इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल विल बी मैक्सिमम। तो मेरा बेटा रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम होती है किस एंगल पे? 45 डिग्री पे। ये कैसे पता चला? भैया रेंज का फॉर्मूला अपने पास क्या होता है? वी नॉट स्क्वायर अपॉन में आ गया जी मल्टीप्लाई में आ गया साइन 2 थीटा। तो किसी भी गिवन वेलोसिटी में रेंज उस वक्त मैक्सिमम होगी जब साइन 2 थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होगा। तो मेरा बेटा साइन के फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू अपने को पता है कितना होता है? 1 होता है। जब आप साइन इनवर्स 1 करोगे तो आंसर आएगा 90 डिग्री। 2 थीटा का वैल्यू 90 डिग्री आ रहा है। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि भाई ये आंसर हो गया। ये आंसर नहीं है। यू आर सपोज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस लाउंज एंगल। आपने क्या करना है? आपने इस लाउंज एंगल की वैल्यू निकालनी है। तो मेरे बच्चे, लाउंज एंगल तो थीटा है, आपको 2 थीटा का वैल्यू मिला है अभी। अब क्या करोगे? 2 को वहां बेच के डिवाइड कर दोगे, आंसर आएगा 45 डिग्री। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी, बिल्कुल सही है। यूनिट ऑफ मोमेंटम इज न्यूटन सेकेंड, बिल्कुल सही है। मोमेंटम इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, ये बात गलत है कि मोमेंटम इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, जबकि मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। आगे, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ये वाली बात भी क्या है मेरे भाई? सही है। तो भाई सीधा सीधा आपसे इन्होंने क्वेश्चन पूछा था, आपने अपने सामने इसका एक फॉर्मूला मेंशन कर लिया। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी भी है। कॉन्सेप्ट से हम ये बात जानते हैं कि इट इज बेसिकली द क्वांटिटी ऑफ मोशन दैट इज कंटेन्ड इन अ बॉडी। ठीक है। बाकी इसकी यूनिट भी आप देख सकते हो। मास की यूनिट क्या होती है भाई लोग? किलोग्राम। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। अब बोलोगे सर ये तो बन ही नहीं रही न्यूटन सेकंड। अभी बनेगी। आप इसको सेकंड से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। अब देखो, ये जो है ना आपके पास किलोग्राम, ये सब चीज, और ये वाला जो एक नीचे वाला सेकंड है, इसको इसके साथ जोड़ दो जरा। क्या बन गया ये सब कुछ? ये बन गया मेरे बेटे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चेक करो, यही बन रहा है। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई में आ रहा है सेकंड। और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका इक्विवेलेंट है? न्यूटन का। एफ इज इक्वल टू एम ए से देख लो। तो बन गया आपके पास ये न्यूटन सेकंड। परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन में क्या क्या होता है? तो जनाब, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी क्या होती है? कंजर्व रहती है। अगर इन इलास्टिक कोलिजन होता तो सिर्फ मोमेंटम कंजर्व रहता, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व ना होती। टोटल एनर्जी तो मेरा बेटा हर सूरत हाल में कंजर्व रहती है, जहन में रखना। सही है। टोटल एनर्जी हमेशा क्या होती है? कंजर्व होती है। आगे, आगे कहता है मेरा बेटा द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज। अच्छा, मैंने ऊपर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप बताया था। ये देखो यहाँ पे किसका पूछ रहा है? ये मेरा बेटा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप पूछ रहा है। तो ये आ गया मेरे बच्चे आपके पास डिस्प्लेसमेंट, ये आ गई मेरे बच्चे आपके पास आपका टाइम। अब इसका अगर मैं एक ग्राफ बनाता हूं, अच्छा ये लाजमी नहीं है कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो, ग्राफ कोई भी कर्व हो सकता है। ठीक है। अगर आप इसका स्लोप निकालते हो, अगर आप इसका स्लोप निकालते हो, तो स्लोप कैसे आएगा भाई? डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स से आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने वाई पे क्या लिया हुआ है? डिस्प्लेसमेंट को लिया हुआ है। और एक्स पे क्या लिया हुआ है? टाइम को लिया हुआ है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है मेरे बच्चे? वेलोसिटी होता है। अगर आप में से किसी को भी जरा सा भी खौफ है ना काइनेमेटिक्स के ग्राफ्स को लेकर, तो बच्चे मैंने डिटेल लेक्चर सीरीज में जो फोर्स एंड मोशन वाला चैप्टर है उसके अंदर 3 लेक्चर के अंदर ग्राफ पढ़ा है। उसके देखने के बाद आप किसी भी तरह का ग्राफ काइनेमेटिक्स का आराम से हल कर सकते हो, बिल्कुल एफर्टलेस मैनर के अंदर है। 5 का हमारे पास आंसर क्या बनता है? 5 का हमारे पास बनता है, कहां चला गया? द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या बना मेरा बेटा? वेलोसिटी बन गया। ठीक हो गया। अच्छा, इससे ऊपर वाला क्या था? हाँ, ऑप्शन डी था, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। चलो आगे देखते हैं। आगे मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 6 आपको कहता है टू स्टोन्स 10 किलोग्राम एंड 50 किलोग्राम फॉल थ्रू 80 मीटर हाई क्लिफ। एक कोई क्लिफ है
जिसकी हाइट आपको दी हुई है, और वहां से आपके पास दो पत्थर गिर रहे हैं, एक 10 किलोग्राम का, एक 50 किलोग्राम का, भारी पत्थर है। विच स्टोन हैज द ग्रेटेस्ट वेलोसिटी एट द बॉटम। पहले यहाँ पे एक क्लिफ बना लेते हैं। मान लो ये मेरा बेटा हमारे पास एक क्लिफ है जहां से ये दो पत्थर ड्रॉप किए गए, ये दो पत्थर बना लिए। एक पत्थर जो है ना जनाब, उसका मास 10 किलोग्राम है, एक पत्थर है उसका मास कितना है भाई, 50 किलोग्राम। ठीक है, एक पत्थर का मास 10 किलोग्राम है, एक पत्थर का मास 50 किलोग्राम। और यहां पे मैंने मान लिया मेरा बेटा कि ये हमारे पास ग्राउंड है, जहां पे आके ये ग्राउंड पे जमीन को क्या कर रहे हैं भाई साहब, ये स्ट्राइक कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि यार दोनों पत्थरों में से ना फाइनल वेलोसिटी किस पत्थर की ज्यादा होगी। अब आपको लगेगा यार जिसकी मास कम है, जिसका मास कम है उसकी वेलोसिटी ज्यादा होनी चाहिए। फिजिक्स में अगर आपको कभी भी ऐसी कोई चीज लग रही हो ना, तो आपने पहले ये देखना है कि क्या कोई फॉर्मूला, कोई कॉन्सेप्ट आपके जहन में आने वाले ख्याल को सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा तो इसका मतलब आपके जहन में आने वाला ख्याल सिर्फ ख्याल है और एक्चुअल में उसका फिजिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है। तो बच्चे अगर मुझे यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी निकालनी है जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड किसी भी पत्थर की, चाहे वो 10 वाला हो या 50 वाला हो, तो फॉर्मूला यही होगा, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए इंटू टी। क्योंकि मेरा बेटा जो हमारे पास, हमें ये बात पता है कि जो हमारा फ्री फॉल मोशन होता है ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला मोशन होता है। अरे भैया ऊपर से चाहे कोई बॉडी नीचे आ रही हो या बॉडी नीचे से ऊपर जा रही हो, एक्सेलरेशन जो होती है वो तो ड्यू टू ग्रेविटी होती है ना। आपने स्केलर अप्रोच में ये बात पढ़ी होगी, जब किसी बॉडी को ऊपर उछालते हैं तो आप माइनस जी लेते हो क्योंकि बॉडी ऊपर जाते हुए डिसेलरेट होती है। जब बॉडी ऊपर से नीचे आ रही होती है तो वो एक्सेलरेट हो रही होती है तो आप प्लस जी लेते हो। वेक्टर अप्रोच में आप हमेशा माइनस जी ले रहे होते हो। लेकिन ऑल इन ऑल जो मैग्नीट्यूड होता है वो तो भैया हमेशा जी के बराबर ही होता है ना। यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है बॉडी के पास 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ड्यूरिंग द फ्री फॉल मोशन। अब आप नोट करो, क्या इस फॉर्मूले में सबसे पहली चीज क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। इसने कहा कि आपके पास, इसने इनिशियल वेलोसिटी के बारे में कोई बात नहीं बताई। इसने क्या कहा, टू स्टोन्स 10 किलोग्राम एंड 50 किलोग्राम फॉल थ्रू 80 मीटर हाई क्लिफ। इसका मतलब मैं मान लेता हूं कि भाई इनिशियल वेलोसिटी इनकी क्या है, जीरो है। अमूमी तौर पे जब वो इनिशियल वेलोसिटी जीरो की बात करेगा ना तो वो कहेगा द स्टोन वॉज ड्रॉप। तो अभी ड्रॉप नहीं कहा, लेकिन कोई इनिशियल वेलोसिटी दी भी नहीं है तो मान लेते हैं भाई जीरो हो गई। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भाई एक बराबर है। ऊपर से नीचे आने में जो टाइम लगेगा वो भी क्या होगा, एक बराबर होगा। अच्छा सर टाइम क्यों एक बराबर लगेगा ये बता दें जरा, अभी देख लेते हैं एक बराबर क्यों टाइम लगेगा। देखो भैया, चलो सेकेंड इक्वेशन पे आओ जरा। एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं, वी आई टी का फैक्टर तो जीरो हो गया ना क्योंकि मैंने मान लिया कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। अगर मैं यहां से टी का वैल्यू ड्राइव करता हूं तो टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू, मेरे बच्चे, 2s अपॉन में आ जाएगा जी। आप लोगों में से अक्सर ने ये फॉर्मूला ऐसे भी पढ़ा होगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2h डिवाइडेड बाई जी। अगर मैं अंडर रूट लेता हूं तो मेरा बेटा टी का वैल्यू क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2h डिवाइडेड बाई जी। ये वही h है जो s की जगह पे आया है। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या दोनों पत्थरों ने, भारी वाले और हल्के वाले ने, ऊपर से नीचे आते हुए जो डिस्टेंस कवर किया है वो एक जितना ही अलग अलग है। तो आपको वाजे तौर पे नजर आ रहा है मेरे भाई कि जो डिस्टेंस कवर किया गया है दोनों की तरफ से वो कैसा है, एक बराबर डिस्टेंस है h, जिसको मैंने s भी कहा हुआ था। मेरे भाई जब डिस्टेंस सेम है तो आप देखो डिस्टेंस सेम है तो h का वैल्यू तो चेंज हो नहीं रहा, तो g भी सेम है। इसका मतलब दोनों को ऊपर से नीचे आते हुए टाइम कैसा लग रहा है, एक बराबर लग रहा है। तो गोया के t भी सेम, a भी सेम, vi भी सेम। इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी दोनों की क्या होगी, एक बराबर होगी। गोया का 6 का ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, बोथ हैव सेम वेलोसिटी। तो भैया जहन में रखिएगा, फिजिक्स में अगर आपको कोई चीज लग रही हो, लाजमी नहीं होता कि वो सही हो अनलेस एंड अनटिल उसको कोई फॉर्मूला, कोई कॉन्सेप्ट सेकंड ना करे। आगे कहते हैं, हाउ मच वर्क इज डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी इन पुलिंग अ स्टोन ऑफ वेट 10 न्यूटन फ्रॉम द टॉप ऑफ 250 मीटर हाई क्लिफ टू द फुट ऑफ द क्लिफ। अच्छा, अब बेसिकली आपसे ये पूछ रहा है कि भाई आपके पास वापस एक क्लिफ है, आज क्लिफ बहुत है पेपर में, और यहाँ पे मेरा बेटा आपके पास कोई एक ग्राउंड मौजूद है, जाहिर सी बात है पहाड़ किसी जमीन के ऊपर ही होगा। ये आ गया, और आपको इसकी हाइट दी हुई है। ये हाइट मेरे बच्चे आपको दी हुई है, कुछ हाइट दी हुई है आपको यहाँ पे, ये हाइट आ गई आपके पास। हाइट कितनी गिवन है भैया, 250 मीटर की हाइट गिवन है। अब कह रहा है क्या, जरा वापस सवाल पढ़े। हाउ मच वर्क इज डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इन पुलिंग अ स्टोन, पुल कर रहे हो स्टोन को, ऑफ वेट 10 न्यूटन फ्रॉम द टॉप ऑफ 250 मीटर हाई क्लिफ टू द फुट ऑफ द क्लिफ। भाई आसान भाषा में, यहां मेरा बेटा ये कोई स्टोन है और इस स्टोन को आपने यहां से ड्रॉप कर दिया। सर ये कैसे पता चला आपको, अभी आपको भी पता चल जाएगा, टेंशन नहीं लो।
भैया पुल करने का मतलब क्या होता है? अपनी तरफ खींचना। भाई पुश का मतलब होता है ना धक्का देना, पुल का मतलब क्या होता है? अपनी तरफ खींचना। तो भैया ये जब ड्रॉप किया तो ये नीचे क्यों जा रहा है? किसी और जगह पे क्यों नहीं चला गया? मतलब मैंने इसको फेंका तो ये नीचे क्यों आया? यहाँ चला जाता, हवा में उड़ के उधर निकल जाता, ऐसे टहलता हुआ यहाँ चला जाता, नीचे क्यों आया? क्योंकि इस पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है। अरे तो भैया सीधा सीधा बोलो, इसका मतलब ये कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी इसको अपनी तरफ पुल कर रही है, अर्थ के सेंटर की तरफ बुलाना चाह रही है। तो यही आपसे पूछ रहा है कि भाई कितना वर्क डन लगेगा। सिंपल हो गया, कोई मसला नहीं है। भैया वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी या किसी भी फोर्स की वजह से एफ एस कॉस ऑफ थीटा, यही फॉर्मूला पड़ा है। फोर्स कितनी लग रही है? जो इसका वेट होगा वही फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगती है। तो भैया फोर्स आपके पास हो गई 10 न्यूटन। ऊपर से नीचे आते हुए बॉडी ने डिस्टेंस कितना कवर किया है? 250 मीटर। और थीटा कितना होगा मेरा बेटा? 0 डिग्री होगा। सर थीटा 0 डिग्री क्यों होगा? अरे भैया फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहां लग रही है? नीचे। बॉडी भी कहां आ रही है? नीचे। तो जब दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं तो अल्टीमेटली थीटा 0 हो जाएगा। बस 10 को 250 से मल्टीप्लाई कर दे भाई, क्या आंसर आता है? 2500 जूल आ रहा है, या 2.5 किलो जूल आ रहा है आंसर। यानी कि 7 का ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर हो गया भाई साहब? तो कोई दिक्कत तो नहीं थी इसमें, आसान सवाल था, बकरी बकरी से क्वेश्चन चल रहे हैं, नो दिक्कत। चलो आगे कहते हैं भाई, when the speed of your car is half, by what factor does the kinetic energy decreases? पता नहीं क्या मोहब्बत है नम्स वालों को इस रिलेशन से। ये तीसरा पेपर है जिसके अंदर मैं ये देख रहा हूं, 2023 में भी क्वेश्चन था, 22 में भी था, 21 में भी है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है। अब देखो बच्चे, आपको यहां से वाजे तौर पे नजर आ रहा है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस पे डिपेंड कर रही है? स्पीड के स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है। तो कहता क्या है कि अगर मैं स्पीड को 2 गुना कम कर दूं, यानी कि हाफ कर दूं, तो भैया ये क्या हो जाएगा? ये हाफ का स्क्वायर टाइम्स कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी स्पीड पर डिपेंड नहीं कर रही, काइनेटिक एनर्जी स्पीड के स्क्वायर पर डिपेंड कर रही है। तो अगर स्पीड 2 गुना कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी 2 का स्क्वायर यानी कि 4 टाइम्स कम हो जाएगी। तो 8 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। यानी कि काइनेटिक एनर्जी विल डिक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 1/4। यानी कि अब अगर आपसे कोई पूछे ना मेरे भाई कि नई काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो आप बोलोगे भाई नई काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? ओल्ड काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय, अगर लेट से पुरानी काइनेटिक एनर्जी 40 जूल थी तो नई काइनेटिक एनर्जी होगी 40/4 गोया के 10 जूल्स। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 9 एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और एक अच्छा क्वेश्चन है। इफ बाय सम फिनोमिनन द अर्थ कॉन्ट्रैक्ट्स टू 1/2 ऑफ इट्स प्रेजेंट साइज। कहते हैं कि भाई कोई कहानी ऐसी हुई, कोई कार्रवाई ऐसी हुई कि अर्थ जो है ना भाई वो श्रिंक कर गया टू 1/2 ऑफ इट्स प्रेजेंट साइज। ये तो पता है ना, हम अर्थ को एक गोल मटोल सा स्फीयर मानते हैं। तो भैया अगर अर्थ हाफ हो जाएगा तो इसका मतलब उसका रेडियस कम हो जाएगा। तो मान ले भाई कि जो उसका नया रेडियस था वो पहले के मुकाबले में कितना हो गया? आधा हो गया। यानी पहले उसका रेडियस अगर आर ई था तो नया रेडियस आर ई प्राइम क्या हो गया? पहले का आधा हो गया। देन द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स। अब यहां पे देखो मेरा बेटा कॉन्सेप्ट आते हैं जो मैं बार बार कहता हूं ना। बच्चे अक्सर और बेशतर मुझसे क्वेश्चन ये पूछते हैं कि सर देखें आपके चैनल पे ना दो किस्म की हमें सीरीज मिलती है, एक है क्रैश रिवीजन सीरीज और एक है डिटेल लेक्चर सीरीज। सर दोनों में क्या फर्क है? हम कौन सा प्रेफर करें? डिटेल लेक्चर। मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं बेटे डिटेल लेक्चर की तरफ जाओ। डिटेल लेक्चर में एक एक टॉपिक को पूरा नफासत से डिटेल मैनर में पूरा डाइसेक्ट करके बताया हुआ होता है कि भाई इसमें पास पेपर में यहाँ 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 इस यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन आए। अब देखो ये यहीं पे क्वेश्चन है। अब अगर आपने ऊपर ऊपर से सरफेस कॉन्सेप्ट पढ़े तो आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का सुनते ही जहन में क्या आएगा? कि भैया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? mgh। जबकि मैंने मेरे ख्याल है पिछले लेक्चर में भी ये बात बताई थी जब नम्स के पास पेपर 2022 कर रहा था। ये वाला फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का नहीं है, ये वाला फॉर्मूला चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का है। सर क्या फर्क है? एक ही तो बात है। नहीं, एक बात नहीं है, समझो। हम ये मान के चलते हैं कि ये जो अर्थ का सरफेस है ना मेरे बच्चे, अर्थ का सरफेस, सरफेस ऑफ द अर्थ, हम मान के चलते हैं कि भाई इसका पोटेंशियल है 0, ये मान लेते हैं। अब हम कहते हैं कि भाई अब अगर आपने अर्थ के सरफेस से कोई हाइट h कवर करी और साथ में ये कंडीशन भी होती है कि भाई ये हाइट h कोई बहुत बड़ी हाइट नहीं होनी चाहिए, ये कंडीशन होती है तब तक ये बात ट्रू रहती है। तो हम कहते हैं भाई हाइट h कवर करने पे जो बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया, क्या आया भाई? पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आया वो कितना है मेरे भाई? mgh। अब समझना जरा प्रॉब्लम क्या है।
अर्थ के सरफेस का पोटेंशियल जब आप जीरो मान लोगे, इसका मतलब मेरे बच्चे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, जीरो। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कुछ ना कुछ होगी। चेंज कितना आया, mgh का, तो भैया आपने कह दिया यही फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है। भाई ये बात समझ आई? अरे भैया मैं कहता हूं, एक बंदे की तनख्वाह में 100 रुपए इजाफा हुआ, सुनना गौर से, एक बंदे की तनख्वाह में 100 रुपए इजाफा हुआ। भाई बंदे की पहले तनख्वाह थी जीरो, तो फाइनल तनख्वाह क्या हुई, 100 ही रुपए हो गई ना। भाई जीरो से 100 रुपए का इजाफा होगा तो 100 ही रुपए हो जाएंगे। तो समझो, अर्थ की पोटेंशियल एनर्जी जीरो हमने मानी होती है, एक्चुअल में नहीं होती। सही। अब ये ऊपर गया तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना आया, बॉडी ने पोटेंशियल एनर्जी एक्वायर कितनी करी, mgh के बराबर। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो गया mgh। तो आपको जल्दी में पढ़ाते हुए ये बात पढ़ा दी जाती है कि भाई बॉडी जब भी कभी हाइट h गेन करेगा तो अल्टीमेटली इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी, mgh। भाई ये वाली बात तब तक वैलिड है जब तक आपके अर्थ के सरफेस की पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। एक्चुअल में अगर आपने अर्थ के जो फील्ड है उसके अंदर किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो वो मिलता है आपको एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से। जितने बच्चों ने AS A2 लेवल के ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा वो मेरी इस बात को बड़ा फील करके रिलेट कर रहे होंगे जो मैंने बात बताई है। जिन्होंने नहीं पढ़ा, तकरीबन 1 घंटे 50 मिनट का लेक्चर मैंने वर्क पावर एनर्जी में ड्रॉप किया हुआ है, उसमें ये पूरा कॉन्सेप्ट बताया और ये साबित भी किया कि कैसे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी mgh के बराबर है। तो वो मेरा बेटा आपके पास आती है gm इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाय r। इस छोटे से आर का मतलब ये होता है कि सेंटर ऑफ अर्थ से लेके उस पॉइंट तक का फासला जहां पे आप एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसी भी बॉडी जिसका मास m है कैलकुलेट कर रहे हो। सही। अब अगर यही फॉर्मूला मेरा बेटा मैं सरफेस ऑफ अर्थ पे लगाऊं, ये जो स्मॉल आर है ये कहां से डिस्टेंस है, ये अर्थ के सेंटर से लेके उस पॉइंट तक का फासला है जहां पे आप क्या कर रहे हो, जहां पे आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसी भी बॉडी की कैलकुलेट कर रहे हो। जैसे ये अगर गोल मटोल सा अर्थ है, ये सेंटर है, तो भैया अगर मैं यहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा ड्यू टू सम इस मास के ऊपर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी इस मास के पास इस फोर्स फील्ड में होने की वजह से बच्चे, तो अल्टीमेटली मेरा बेटा ये जो डिस्टेंस होगा ना ये आर के बराबर होगा, स्मॉल आर। अच्छा, साथ ही साथ मेरे बच्चे आपको एक बात और पता होनी चाहिए, वो ये कि अर्थ के सरफेस से लेके अर्थ के सेंटर तक का जो फासला होता है, ये जो फासला होता है ये वाला, ये मेरा बेटा किसके बराबर होता है, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर होता है। अब यही फॉर्मूला एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का अगर मैं अर्थ के सरफेस के लिए लिखूं तो क्या बन जाएगा, माइनस का gm इंटू एम डिवाइडेड बाय आर ई, ऐसे ही है। अब आप देख लो यहां पे आपको नजर आ रहा है, ये है आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और ये है मेरा बेटा डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। अब आप एक चीज नोट करो, सवाल वाले ने क्या कहा, सवाल वाले ने कहा इफ बाय सम फिनोमिनन द अर्थ कॉन्ट्रैक्ट्स टू वन हाफ ऑफ द प्रेजेंट साइज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यहां पे एक जुमला और लगाना चाहिए था, वो भाई साहब ने नहीं लगाया। वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ बिकम्स, तो अब देखो रिलेशन इनवर्स हो गया, जब आपने हाफ किया तो पहले के मुकाबले में अर्थ का रेडियस क्या होगा, 2 टाइम्स कम हो जाएगा। तो भैया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 2 टाइम्स क्या होगी, बढ़ जाएगी। पॉइंट समझ में आ गया? भाई अर्थ के सरफेस पे अगर कोई बॉडी थी, समझिएगा बात को, अर्थ के सरफेस पे अगर कोई बॉडी थी, मान लो यहां कहीं पे कोई बॉडी थी, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी 10 जूल, मिसाल दे रहा हूं समझाने के लिए। अब देखो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको कभी भी नहीं समझ में आएगा जब तक ये वाली बात आपको ना पता हो। आप बोलोगे भाई अर्थ के सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, हाइट ही बॉडी ने कवर नहीं करी। तो यही मैं आपको बता रहा हूं, एक्चुअल में जीरो नहीं होती, ये सिर्फ अजम्पशन होती है जो ये पढ़ाने के लिए बच्चे को बताई जाती है। एक्चुअल में ये फॉर्मूला है किसी भी पॉइंट पे अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने का। अच्छा, तो भैया अर्थ के सरफेस पे अगर मान लो पहले पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल थी, अब कोई फिनोमिना हुआ और ये अर्थ कॉन्ट्रैक्ट कर गया, आधा रेडियस रह गया इसका, रेडियस श्रिंक करके हाफ हो गया। तो भैया जब रेडियस आधा हो गया तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी तो बढ़ जाएगी ना, अगर ये 2 गुना कम होगा तो ये 2 गुना बढ़ जाएगा, यानी कि अर्थ के सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। अगर पहले 10 जूल थी तो अब कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 20 जूल हो जाएगी। सही हो गया? आगे देख लीजिए, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, मेरा ख्याल है कोई पिछले 3 सालों में ये क्वेश्चन आया, पावर। तो भैया फोर्स और वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या होता है मेरे बच्चे, पावर होता है। देख भी लो कैसे आता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, और इसको आपने कर दिया जनाबे वाला एफ डॉट एस और अपॉन में आ गया टी भैया। सही है, ये देख एस अपॉन टी अभी पढ़ के आए तो थोड़ी देर पहले, जो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम होता है मेरे बच्चे वो क्या होती है, वेलोसिटी होती है। आप साथ ही साथ यहां से ये पॉइंट भी नोट करो कि पास पेपर सॉल्व करने की कितनी अहमियत है।
क्वेश्चंस कितना फ्रीक्वेंटली रिपीट हो रहे। आगे कहते हैं 1 डिग्री इज इक्वल टू, फिर से मैं आपको रिकमेंड करूंगा भाई, मैं पीडीएफ तो अपलोड कर ही देता हूं ना, 2022 और 2023। अच्छा, मैंने चूंकि 2023 से पीछे की तरफ जाना शुरू किया है, इसलिए इससे परेशान नहीं होना कि सर ये तो पहले पेपर आया था, आपको कैसे पता 2023 में सवाल आया है। इसलिए कि मैंने 2023 का पेपर पहले सॉल्व किया, 22 का उसके बाद किया, अब 21 का करा। 22 और 23 में ये दोनों ये सवाल भी आया है, वहां पे 1 रेडियन का पूछा हुआ था। अब पूछता है भाई 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर है। देखो भैया, आपको ये बात पता है, मुझे भी पता है कि जो पाई रेडियन होता है दैट इज इक्विवेलेंट टू कितना बच्चे, 180 डिग्री। अब अगर मैं दोनों तरफ 180 से डिवाइड कर दूं, समझो भाई मैथमेटिकली तो कोई बात गलत नहीं करी, 180 से डिवाइड कर दिया तो भाई इधर तो 180 से 180 मर गया तो ये 1 डिग्री बचा। पाई डिवाइडेड बाय 180, पाई का वैल्यू आप पुट कर दो 3.142, डिवाइड कर दो 180 से, ये बनेगा 0.0174, ये 45 होता है वैसे, एक बार मैं चेक भी कर लूं जरा। 3.142 डिवाइडेड बाय 180, बिल्कुल 0.01745 रेडियंस, ठीक है। चलो इन्होंने डायरेक्टली दिया हुआ है तो भाई उसको हम यूं ही कर देते हैं, 0.0175 रेडियन। अब इसी तरह से मेरा बेटा अगर आपसे एक रेडियन का कॉन्सेप्ट पूछता, फिर आप क्या करते, आप दोनों तरफ पाई से डिवाइड करते, तो सीधे उल्टे हाथ पे पाई से पाई मर जाता, 1 रेडियन बचता और यहाँ पे हो जाता 180 डिवाइडेड बाय पाई। तो भैया जब सिंप्लीफाई करते तो ये क्या आता है आपके पास, 57.3 डिग्री उठ करके आ रहा होता। सही है भाई साहब, आगे देख लीजिए। आगे कहते हैं एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 1 मीटर। एक कोई ऑब्जेक्ट है भाई जो कि मूव कर रहा है अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 1 मीटर। इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। बना के देख लेते हैं ताकि बेहतर समझ में आ जाए। ये मान लो भैया हमारे पास एक सर्कल है, इस सर्कल का रेडियस 1 मीटर है, दिस इज गिवन। मान लेते हैं यहां कहीं पे आपके पास बॉडी थी ए पॉइंट के ऊपर, और यहां से बॉडी ने डिस्टेंस कवर करना शुरू किया। जो डिस्टेंस कवर किया वो ऐसे डॉटेड 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 में शो कर देते हैं। और मान लो भैया बॉडी डिस्टेंस कवर करते करते कहां पे आ गई भाई साहब, यहां पे आ गई पॉइंट बी पर आ गई। अब ये जो डिस्टेंस कवर किया ना बॉडी ने, ये जो मैंने डॉटेड लाइन में दिखाया है, कर्व कर्व, ठीक है, आर्क लेंथ के अलोंग, ये जो डिस्टेंस कवर हुआ है आर्क लेंथ के अलोंग, ये आर्क लेंथ कहलाती है जो कर्व पार्ट होता है, आर्क लेंथ के अलोंग। इसको कह रहे हैं द डिस्टेंस कवर्ड 2 मीटर अलोंग द सर्कमफेरेंस। भैया सर्कमफेरेंस के अलोंग कवर किया ना ये वाला डिस्टेंस, तो कितना है भाई, ये 2 मीटर है। व्हाट विल बी द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय इट। तो कह रहे हैं भाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है सेंटर पे सबटेंड होने वाला एंगल, मतलब समझना भैया। मिसाल के तौर पे पहले बॉडी यहां थी तो ये मैंने इसका डिफाइन किया इनिशियल पोजीशन वेक्टर। अब बॉडी चली गई बी पॉइंट पे, तो अब मैं ये डिफाइन कर रहा हूं भाई साहब इसका फाइनल पोजीशन वेक्टर। समझो बात, ये आ गया मेरे बच्चे इसका फाइनल पोजीशन वेक्टर। अब मेरा बेटा इसने सेंटर पे, जाहिर है जब ए से बी पे गई होगी तो सेंटर पे कोई ना कोई एंगल सबटेंड किया होगा, थीटा, वो थीटा आपसे पूछना चाह रहा है। तो भैया आपको ये बात पता है एस इज इक्वल टू आर टाइम्स ऑफ थीटा। एस कितना है, 2 है, आर कितना है, 1 है, मल्टीप्लाई बाय थीटा। सॉल्व कर देंगे तो भाई आंसर आता है, थीटा आता है 2 रेडियन। बस हो गया मसला हल। एक रेडियन में 57.3 डिग्री होते हैं, टू को 57.3 डिग्री से मल्टीप्लाई भी कर दोगे तो आपको डिग्री में भी पता चल जाएगा भाई कि कितना रेडियन था वो। बस अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह। तो क्या आंसर आया आपके पास जनाबे वाला, 2 रेडियन का आंसर उठ करके आ गया। ठीक है, चलो आगे देखो। आगे कहते हैं इफ वी डबल बोथ द स्पीड ऑफ द बॉडी एंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ द सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी। बहुत आसान सवाल। एफ सी विल बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर, डिवीजन में आ गया आर। अब क्या क्या डबल किया भाई इसने, इसने कहा स्पीड ऑफ द बॉडी को डबल कर दो भाई, स्पीड ऑफ द बॉडी को डबल। चलो, नई स्पीड ऑफ द बॉडी कितनी रख दी, 2v, ऊपर आ गया स्क्वायर। फिर इसने कहा रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ को भी क्या कर दो, डबल कर दो भाई, नया रेडियस हो गया 2r। ओके, m मल्टीप्लाई बाय वी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4, भाई 2v का स्क्वायर जो होता है वो 4v स्क्वायर होता है। अपॉन में आ गया 2r, टू को यहाँ कर दिया। अब आप नोट करो भाई, ये जो आपके पास एम वी स्क्वायर बटे में आर है, ये जो है ये तो पुरानी वाली सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये देखो लिखी हुई है। तो मैं कह सकता हूं जो नई सेंट्रीपिटल फोर्स है ये बराबर है पुरानी सेंट्रीपिटल फोर्स मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 2, तो 2 वन जा और 2 टू जा। यानी कि जो नई सेंट्रीपिटल फोर्स है मेरे भाई वो क्या हो गई, डबल हो गई, या ट्वाइस द प्रीवियस वैल्यू हो गई। ठीक है, चलो आगे देख लो। रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी।
आपको पता है जैसे मेरे बच्चे आपके पास होता है एस इज इक्वल टू आर थीटा, बिल्कुल वैसे ही आपके पास होता है वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। इसकी वेक्टर फॉर्म भी ध्यान में रखिएगा भैया जी, इसकी वेक्टर फॉर्म जो होती है वो अक्सर और बेशतर बच्चों को गलत पता होती है, तो ध्यान में रखिएगा इसकी वेक्टर फॉर्म है ओमेगा क्रॉस आर। बिल्कुल ऐसे ही जो आपके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होती है दैट इज ए टी इज इक्वल टू आर एल्फा, और इसकी भी जो वेक्टर फॉर्म होती है ना मेरे बच्चे, वो होती है आपके पास एल्फा क्रॉस ऑफ आर। अक्सर बच्चे इसको आर क्रॉस एल्फा याद करके बैठे होते हैं, वो रॉन्ग है, अगर कभी वेक्टर फॉर्म पूछ लेगा तो आप फंस जाओगे। ठीक है, तो देख लेना इसको भी। आगे चलो, आर ओमेगा 14 का हो गया मेरा बेटा, ऑप्शन बी करेक्ट। आगे कहते हैं इन अ रिपल टैंक, रिपल टैंक वो होता है भाई जो रिपल्स प्रोड्यूस करता है। रिपल्स क्या होती हैं, आपके घर के सामने मान लो पानी पड़ा हुआ है, आजकल बारिशें हो रही हैं तो मोहल्ले में कहीं पानी पड़ा होगा, जाके एक्सपेरिमेंट करके देख लेना। पत्थर उठाना, फेंक देना सामने, उस पर जो ऊपर आपको लहरें 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 गोल गोल सी बाहर निकलती नजर आती हैं, वो बेसिकली रिपल्स होती हैं। ठीक है, जो रिपल वेव्स होती है ना जो वाटर के सरफेस पे बनती हैं, वो जहन में रखिएगा, वो आपके पास ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। आगे कहता है इन अ रिपल टैंक 100 वेव्स पास थ्रू अ सर्टेन पॉइंट इन 1 सेकेंड। तो भैया इफ द वेवलेंथ ऑफ द वेव इज 1 सेंटीमीटर, लेमडा आपको दे दिया भाई 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मीटर में कैसे जाते हैं भाई लोग, डिवाइड बाई 100 करके, तो ये हो गया 1/100 मीटर इसकी वेवलेंथ। अब भैया आपको कहता है स्पीड ऑफ द वेव क्या है, तो भैया हमें पता है फॉर्मूला यूज करेंगे v इज इक्वल टू एफ लेमडा। जो फ्रीक्वेंसी है उसका तरीका क्या होता है, नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट पर यूनिट टाइम। भैया किसी भी पॉइंट से, मान लो ये एक पॉइंट है, ये कोई एक पॉइंट है, और ऐसे वेव्स मूव करती हुई जा रही हैं, तो इस एक पॉइंट को, इस एक पार्टिकल ऑफ द मीडियम को कितनी वेव्स क्रॉस करती हैं, कितनी वेव्स क्रॉस करती हैं यूनिट टाइम में, ये चीज तय करेगी इसकी फ्रीक्वेंसी। क्योंकि बच्चे एक वेव क्रॉस करेगी तो ये पार्टिकल एक बार ऑसिलेट करेगा, दो वेव करेंगे तो दो बार करेगा, गोया यूनिट टाइम में जितनी वेव्स क्रॉस करेंगी ये पार्टिकल उतनी बार ऑसिलेट करेगा। वेव्स की भी डिटेल लेक्चर सीरीज मुकम्मल हो चुकी है, जिसमें पूरा कॉन्सेप्ट के साथ वेव्स को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ यही यूट्यूब चैनल पे अपलोड हुई भी है। तो बच्चे अब यहां पे आपको क्या कहता है, नंबर ऑफ वेव्स कितनी दी हुई है आपको, 100 वेव्स हैं और 1 सेकेंड में, तो भैया आपकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 100 हर्ट्ज हो गई, भाई टाइम 1 सेकेंड ही दिया वैसे सीधा। अब क्या करना है भाई, v इज इक्वल टू एफ टाइम्स ऑफ लेमडा, पहले मैंने सब कुछ स्टैंडर्ड यूनिट में कर लिया था, तो यूनिट क्या बन गया 1 मीटर पर सेकेंड, हमारे पास इसका यूनिट बन गया उठ करके। आगे देख लीजिए 15 हो गया ये। आगे कहते हैं मेरा बेटा टू मेक द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ मास स्प्रिंग ऑसिलेटर सिस्टम, मास स्प्रिंग ऑसिलेटर या मास स्प्रिंग ऑसिलेशन सिस्टम 4 टाइम्स। अच्छा फ्रीक्वेंसी का रिलेशन तो पहले निकालो, आपको टाइम पीरियड के बारे में पता है टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम डिवाइडेड बाय के, और टी से मुराद होती है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन होता है रेसिप्रोकल, तो ये बन जाएगा 1/f विल बी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम डिवाइडेड बाय के। अब f और m का रिलेशन देखो मेरे बच्चे कैसे इनवर्स है, f नीचे लिखा हुआ है जबकि अंडर रूट m कहां लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है, विच मींस f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ m। अगर मैं यहां से अपना फॉर्मूला डिजाइन करूं तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा f1 डिवाइडेड बाय f2 विल बी इक्वल टू अंडर रूट m2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट m1, ये बन जाएगा उठ के। बस आपको क्या कहते हैं, टू मेक द फ्रीक्वेंसी ऑफ मास स्प्रिंग ऑसिलेशन सिस्टम 4 टाइम्स, यानी कि पहले फ्रीक्वेंसी f थी, अब आपने क्या करनी है 4f करनी है। आपसे मास का पूछ रहा है तो भैया पहले मास m था, तो अब नया मास क्या होगा वो आपने मालूम करना है। भैया वैल्यूज पुट कर दें, f1 कितना है f है, f2 कितना चाह रहे हो आप 4f चाह रहे हैं, m2 नया मास तो हमें मालूम करना है जनाबे वाला, जो पुराना मास है वो जनाबे वाला m है, हो गया ये। अब स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करेंगे, एफ को एफ से मारने के बाद तो यहां पे आ जाएगा मेरे बच्चे 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर हो गया 16, ये हो गया एम प्राइम डिवाइडेड बाय एम, ये जो नीचे एम है इसको वहां ले जाओ तो एम प्राइम का वैल्यू आपके पास आता है एम डिवाइडेड बाय 16। यानी अगर आप पुराने वाले मास को 16 गुना कम कर दोगे, कितना, पुराने वाले मास को अगर आप 16 गुना कम कर दोगे तो जो फ्रीक्वेंसी है वो 4 गुना बढ़ जाएगी, जबकि टाइम पीरियड 4 गुना कम हो जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का और टाइम पीरियड का इनवर्स रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 17, द स्पीड ऑफ साउंड इज 332 मीटर पर सेकेंड एट 0 डिग्री सेल्सियस, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू एट 10 डिग्री सेल्सियस। तो देखो भैया हमें पता है अगर छोटा मोटा टेम्परेचर चेंज हो रहा हो, छोटे मोटे से मुराद है तकरीबन
20-25 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, वी टी इज इक्वल टू 332 प्लस 0 पॉइंट, ओहो भैया तुम कहाँ निकल गए, 0.61 इंटू टी। ये जो फॉर्मूला है ये बेसिकली इसी फॉर्मूले की एक मॉडिफाइड शक्ल है, 332 अंडर रूट टी के डिवाइडेड बाय 273। तो बच्चे अब ये यहां से कैसे आया, ये मैंने पूरा वेव्स में एक्सप्लेन किया हुआ है, आप देख लेना। ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये वाला फॉर्मूला ये मेन फॉर्मूला है, ये हर जगह पे लग जाएगा। मतलब हर जगह पे इसको आप आंखें बंद करके लगा सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ये वाला जो फॉर्मूला है वी टी इज इक्वल टू 332 प्लस ये वाला 0.61 इंटू टी वाला, ये मेरा बेटा जब आप लगाओगे तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपका टेम्परेचर में जो चेंज आ रहा है वो कैसा हो, छोटा मोटा हो, 20-25-30 डिग्री सेल्सियस तक ये फॉर्मूला काम करता है। क्योंकि यहां से यहां आते हुए ये डब्बे वाले फॉर्मूले से इस बगैर डब्बे वाले फॉर्मूले पे आते हुए आप कुछ चीजों को इग्नोर करते हो, बाइनोमियल एक्सपेंशन में कुछ हायर ऑर्डर्स को निग्लेक्ट कर रहे होते हो। बस ये आ जाएगा 332 प्लस 0.61 और मल्टीप्लाई में आ गया आपके पास 10, और ये बन गया मेरे बच्चे 332 प्लस 6.1, ये आ गया मेरा बेटा 338.1 मीटर पर सेकेंड। देख लो भैया, ऐसा कोई ऑप्शन है तो ऐसा ऑप्शन नंबर बी अपने पास मौजूद है। डेरिवेशन इसकी पंजाब बोर्ड, फेडरल बोर्ड, केपीके और बलूचिस्तान तीनों में दी हुई है, सिंध की नई किताब में भी दी हुई है। आगे कहते हैं भैया, इन मोलर स्पेसिफिक हीट द इक्वेशन Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर शोज दैट। भैया साफ साफ आपको नजर आ रहा है कि Cp इज ग्रेटर देन Cv। क्यों भैया, जब कभी भी आप खुद सोचो, आप बड़ी वैल्यू में से कोई छोटी वैल्यू निकालोगे, खुद सोचो। वैसे तो मैं इसका लॉजिकल आंसर भी दूंगा, लेकिन देख के, क्योंकि इसने बोला ना इक्वेशन से कैसे नजर आ रहा है, तो मैं आपको इक्वेशन से समझा रहा हूं। भाई जब भी आप बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू निकालोगे, आंसर विल ऑलवेज कम आउट टू बी अ पॉजिटिव थिंग ना भैया, ऐसे ही है। तो अब आप नोट करो, अगर सीपी बड़ा है और सीवी छोटा है तभी तो आर आएगा, और आर कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, जो कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। एक तो ये आंसर हो गया। अब दूसरा आंसर सुनो कि भाई वाई इज सीपी ग्रेटर देन सीवी। आपके पास मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर ज्यादा क्यों होती है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम से। तो देखो मेरे बच्चे, एक आपके पास होता है आइसोबैरिक प्रोसेस, और एक आपके पास होता है जनाब आइसोकोरिक प्रोसेस, सही। अगर मैं दोनों की इक्वेशन लिखूं, आइसोबैरिक प्रोसेस है कांस्टेंट प्रेशर वाला, इसकी इक्वेशन बनती है ये डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। आइसोकोरिक प्रोसेस है कांस्टेंट वॉल्यूम वाला, इसकी इक्वेशन बनती है ये, यानी कि वर्क डन होता है इसमें जीरो, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट होता है आइसोकोरिक में। जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो चेंज इन वॉल्यूम जीरो है, और वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक्स बराबर होता है पी टाइम्स ऑफ डेल्टा वी के। जब चेंज इन वॉल्यूम जीरो है तो वर्क डन भी क्या हो गया, जीरो। अब समझिएगा यहां पे, और से सुनना बात को। आपने मेरा बेटा मान लीजिए दोनों सिस्टम को 10 जूल हीट एनर्जी दी, आपका टारगेट क्या था, मैं टारगेट भी लिख देता हूं यहां पे। टारगेट ये है या ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं लिख देता हूं। टारगेट ये है या ऑब्जेक्टिव ये है कि आपने दोनों सिस्टम का इंटरनल एनर्जी चेंज करना है बाय एन अमाउंट ऑफ 10 जूल। आप चाह रहे हो कि सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज हो 10 जूल, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कितना चेंज हो, 10 जूल चेंज हो, आप ये चाह रहे हो। आपने क्या करा, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट दी 10 जूल, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे भी हीट दी 10 जूल। अब आपका जो कांस्टेंट प्रेशर वाला प्रोसेस है ये दो काम कर रहा है, चेंजिंग द इंटरनल एनर्जी एंड डूइंग वर्क, ऐसे ये दो काम कर रहा है। तो मान लो 10 जूल में से 5 जूल चला गया सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज करने में, और 5 जूल चला गया वर्क डन करने में। क्या टारगेट अब तक अचीव हुआ, नहीं हुआ। क्यों नहीं अचीव हुआ, आपका टारगेट क्या था कि इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम शुड चेंज बाय एन अमाउंट ऑफ 10 जूल, जो कि अब तक नहीं हुआ। जबकि कांस्टेंट वॉल्यूम वाले प्रोसेस में आप नोट करो, आपने 10 जूल एनर्जी दी, तो इसके अंदर चेंज इन वॉल्यूम भी कितना आ गया, 10 जूल ही आ गया, चेंज इन वॉल्यूम डायरेक्टली आ गया। यहां पे टारगेट अचीव हो गया। गोया कि अगर मुझे यहां पे टारगेट अचीव करना है, मैं 20 जूल देता हूं, अब ये इंटरनल एनर्जी चेंज करेगा 10 जूल। अच्छा, लाजमी नहीं होता हर दफा इक्वल अमाउंट में ही हो कि भाई इक्वल अमाउंट में एनर्जी चेंज हो रही है, ये सिर्फ समझाने के लिए मिसाल दी। और 10 जूल कहां चला गया भाई, वर्क डन करने में चला गया। अब आप नोट करो टारगेट अचीव हो गया, तो क्या मैं ये कह सकता हूं, for the same amount of change in internal energy, the heat required by a constant pressure process is more as compared to that of heat required by a constant volume process. तो आइसोबैरिक प्रोसेस में अगर आप सेम चेंज में एनर्जी लेकर आना चाह रहे हो, तो आपको जो हीट चाहिए होगी वो ज्यादा होगी। तो दिस इज द रीजन कि Cp इज ग्रेटर देन Cv, यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इज ग्रेटर देन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। चलो भाई, अगला सवाल।
थर्मोडायनेमिक प्रोसेस ड्यूरिंग विच द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, ये भी 2023 और 2022 दोनों में आया हुआ है, ठीक है। आइसोकोरिक प्रोसेस होता है, इससे वर्क डन जीरो होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम है, चेंज इन वॉल्यूम जीरो होता है। साथ ही साथ ध्यान में रखिएगा ये ऐसा प्रोसेस है कि v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसकी इक्वेशन है कैरेक्टरिस्टिक, या इसी को ना एग्जामिनर ऐसे भी लिख के पूछता है, p टू द पावर जीरो इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, p टू द पावर जीरो इंटू v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सर प्रेशर की पावर जीरो क्यों लिखा? क्योंकि किसी भी चीज पे पावर जीरो हो तो मतलब क्या होता है भाई, वो वन होता है। बस लिखने का एक तरीका है, मैं सारे प्रोसेस को लिख के दिखा देता हूं। जो आपका आइसोबैरिक प्रोसेस है कांस्टेंट प्रेशर वाला, उसकी इक्वेशन होती है P इज इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट के लिए C यूज कर रहा हूं, परेशान नहीं हो जाना, सही। तो इसको लिख के ऐसे सकते हैं, P इंटू वी की पावर जीरो इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या आइसोबैरिक हो गया कांस्टेंट प्रेशर वाला। आइसोकोरिक के अंदर क्या है, वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसकी इक्वेशन बनेगी P की पावर जीरो इंटू वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। अच्छा जी, इसी तरह से मेरा बेटा आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, और वो आपका बॉयल्स लॉ के बेसिस के ऊपर है। इसमें प्रोडक्ट ऑफ पी और वी कांस्टेंट होता है, सही है। या इसको आप यूं लिखते हो ना, पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, जो कि बॉयल्स लॉ है, जिसका ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक कर्व बनता है, ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। सिमिलरली इडियाबैटिक प्रोसेस, जो कि आइसो इंट्रोपिक प्रोसेस है, जिसमें एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट रहती है, दैट इज पी इंटू वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये होता है। ये आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस है, ये इडियाबैटिक प्रोसेस है। इडियाबैटिक प्रोसेस की क्या खास बात होती है कि इसके अंदर नेट हीट सप्लाइड टू द सिस्टम या बाय द सिस्टम इज जीरो, या हीट गिवन टू द सिस्टम इज जीरो। बिल्कुल आइसोलेटेड एनवायरनमेंट के अंदर इडियाबैटिक प्रोसेस होता है। जितने आपके प्रोसेस होते हैं ना जो कि फास्ट मैनर में होते हैं, जैसे रैपिड एक्सपेंशन या रैपिड कूलिंग, वो एडियाबैटिक होते हैं। स्लो एक्सपेंशन या स्लो कंप्रेशन, ये आपके पास आइसोथर्मल प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है। और ये गामा क्या चीज है मेरा बेटा, गामा आपके पास रेशियो होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ध्यान में रखिएगा ये सारी बातें। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। 20 कहता है, if two capacitors of capacitance 2 microfarad and 6 microfarad are connected in parallel, the equivalent capacitance of the combination will be। तो भैया ये बात तो हमें पता है ना कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पैरेलल में निकालना तो बिल्कुल बकरी है, ठीक है। सिंपल सिंपल ऐड कर देंगे तो 2 + 6 कितना हो गया भाई, 8 माइक्रोफेरेड, आपके पास आंसर उठ करके आ गया। अब सोचो अगर यही चीज सीरीज में होती, तो भैया सीरीज के अंदर तरीका ये था, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। अगर आप एलसीएम सेम करोगे और रेसिप्रोकल करोगे दोनों को, तो ये बन जाएगा C इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू C1 इंटू C2, डिवीजन में आ जाएगा आपके पास C1 प्लस C2। अगर सीरीज में होता तो ऐसे सॉल्व होता, ये समझा रहा हूं। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 2 + 6 कितना हो गया 8, तो 2 1 जा 2 4 जा, ऊपर नीचे कैंसिल किया तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 3/2 यानी कि 1.5 माइक्रोफेरेड आता आंसर, सही है। देखो आपका एग्जामिनर कितना अच्छा है, वो वाला ऑप्शन भी उसने आपको लिख करके दिया हुआ है, सही किया ना। 2 × 6/6 + 2 8, तो 6 दूनी 12, 12/8, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, सही है, बिल्कुल सही किया हुआ, ठीक है। ये सीरीज में अगर होता तो ये आंसर होता, सही। आगे, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड ऑन, तो भैया कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या है? लेट्स से कैपेसिटेंस इन द केस ऑफ एयर का फॉर्मूला देख लो, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी। तो बच्चे कैपेसिटेंस किस किस चीज पे डिपेंड कर रही है? एरिया ऑफ द प्लेट्स पे कर रही है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स पे कर रही है, मीडियम बिटवीन द प्लेट्स पे भी कर रही है। ये बात समझिएगा जरा, देखो ये अक्सर और बेशतर बच्चों की गलत फहमी होती है, वो दुरुस्त कर लेना। ये मेरा बेटा मान लो एक मेटल की प्लेट है, कैपेसिटर की एक प्लेट है, ये मेरा बेटा मान ले कैपेसिटर की दूसरी प्लेट है। यहाँ पे मीडियम से क्या मुराद है भाई, इन कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में कोई ना कोई मीडियम तो होगा ना, ये होता है यहाँ पे मीडियम से मुराद। अगर मीडियम एयर होगा तो हम जो परमिटिविटी यूज करते हैं वो एप्सिलॉन नॉट है। अगर मीडियम कोई डाइलेक्ट्रिक है तो जो हम परमिटिविटी यूज करते हैं दैट इज एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन आर है। और हमें पता है एप्सिलॉन आर का वैल्यू क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है ऑलवेज, ठीक है। तो भैया किस किस पे डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स पे कर रहा है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट तो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ही होती है, मीडियम बिटवीन द प्लेट्स पे भी कर रहा है, मेटल ऑफ द प्लेट्स पे डिपेंड नहीं कर रहा, यानी कि नेचर ऑफ द प्लेट्स पे नहीं कर रहा कि आप कॉपर की प्लेट लो या एल्यूमिनियम की प्लेट लो, तो इससे कैपेसिटेंस की सेहत पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं हैगा। पावर ट्रांसफर मैक्सिमम कब होगा मेरे बच्चे? पावर ट्रांसफर मैक्सिमम होता है जब कभी भी आपके पास एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस, ये है आपके पास लोड रेजिस्टेंस,
और ये है आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। जब कभी भी आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए, भैया हमें ये बात पता है ना कि जो भी हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस है बैटरी, उसकी वजह से कोई ना कोई इंटरनल ड्रॉप आता है। तो जब कभी भी आपके पास बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नली कनेक्टेड रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा, दैट विल बी द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम इक्वेशन। अब देखो मेरे बच्चे, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 23 है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 23 ना बहुत सारे उन बच्चों के लिए जिन्होंने रट्टे मारे होते हैं शॉर्टकट के। अ वायर इज स्ट्रेच सो दैट द रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन बिकम्स हाफ। देखो भैया, जब भी आपके पास स्ट्रेच वाला केस आता है तो जहन में रखिएगा, लेंथ जितने टाइम बढ़ती है एरिया उतने टाइम्स कम होता है, हमेशा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या वॉल्यूम की वजह से एरिया जितना कम होगा लेंथ उतनी बढ़ेगी। आपको कहता है रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो गया, हाफ हो गया। रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो गया भाई लोग, हाफ हो गया। अच्छा, अब बच्चे ने यहां जो फॉर्मूले का रट्टा मारा होता है ना, वो ये मारा होता है कि आर प्राइम इज इक्वल टू एन स्क्वायर टाइम्स ऑफ आर। टीचर ने पढ़ाया होता है, और टीचर ने अपनी जगह सही पढ़ाया होता है। बोलते हैं भाई एन से मुराद है आपका लेंथ कितने टाइम बढ़ा या आपका एरिया कितने टाइम्स कम हुआ। लेंथ कितने टाइम बढ़ी या एरिया कितने टाइम्स कम हुआ। अब बच्चा यहां से देखता है कि यार रेडियस क्या हो गया, हाफ हो गया, यानी कि एरिया 2 टाइम्स कम हो गया। भाई हाफ का मतलब क्या होता है, 1/2। तो रेडियस हाफ हुआ, 2 टाइम्स कम हुआ, तो गोया एरिया 2 टाइम्स कम हो गया, तो इसका मतलब लेंथ 2 टाइम बढ़ा होगा। तो यहां पे पुट कर दिया 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो भाई 4R हो गया आंसर। जहन में रखिएगा मेरे बेटे, ये है आपका बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट। क्यों गलत कॉन्सेप्ट है, अभी आपको थोड़ी देर में आइडिया हो जाएगा। सबसे पहले आप देखो कि आपका जब रेडियस हाफ हुआ है तो उसकी वजह से एरिया कितना चेंज हुआ है। आपको पता है मेरा बेटा, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यही फॉर्मूला होता है ना एरिया का आपके पास। सर ये फॉर्मूला कैसे आया मेरा बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं क्रॉस सेक्शनल एरिया, अगर मैं आपको एक कंडक्टर ड्रॉ करके दिखाऊं, भाई मान लीजिए ये आपके पास एक अदद है कंडक्टर। समझो जरा, अभी कॉन्सेप्ट का फील लेके चलो। ये मान लो मेरा बेटा आपके पास एक कोई कंडक्टर है। जो भी हमारा कंडक्टर होता है, आपको ये बात पता है कि उसको हम किस तरीके से कंसीडर करते हैं, उसको हम मेरा बेटा एक अदद सिलेंडर की फॉर्म में कंसीडर कर रहे होते हैं। तो ये मान लो मेरा बेटा एक अदद कंडक्टर है। अगर मैं इस कंडक्टर को बिल्कुल बीच से कट करूं, समझिएगा बात, अगर मेरा बेटा इस कंडक्टर को मैं बीच से कट करूं और मैं यहां से खड़े होकर देखूं, इस जगह पे भी और इस जगह पे भी, तो भाई मुझे क्या नजर आएगा, ऑब्वियस सी बात है मुझे ये सर्कल ही नजर आएगा। आप इसको कहीं से भी बीच से काटो और कट करके देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, सर्कल दिखेगा। तो मेरा बेटा बीच से काटने पे सीधे हाथ और उल्टे हाथ पे जो थोबड़ा दिख रहा होता है, जो फिगर दिख रही होती है, जो फेस दिख रहा होता है, उसे कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो चूंकि वो आपको सर्कल दिख रहा है, तो क्या बन जाएगा, सर्कल का फॉर्मूला ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। नहीं, तो ए आर स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। अब समझिएगा, जब बच्चे रेडियस आपके पास 2 गुना कम होगा तो एरिया 2 का स्क्वायर टाइम्स कम होगा, यानी कि एरिया कितने टाइम्स कम होगा, 4 टाइम्स कम होगा। और जब एरिया 4 गुना कम हुआ है तो लेंथ 4 गुना बड़ा होगा। समझिएगा ये बात। तो गोया आपने यहाँ पे 2 नहीं पुट करना, अगर फॉर्मूले में पुट कर रहे हो आप यहाँ पे क्या पुट करोगे, 4। क्योंकि आपको सवाल में रेडियस की कमी दी हुई है कि रेडियस 2 टाइम्स कम हुआ। तो रेडियस जितने टाइम्स कम होगा एरिया उसका स्क्वायर टाइम्स कम होगा, ध्यान में रखिएगा। कभी कभार एग्जामिनर यहाँ पे रेडियस के बजाय क्या दे देता है, कभी कभार यहाँ पे डायमीटर दे देता है। तो डायमीटर और रेडियस लीनियरली डिपेंड करते हैं एक दूसरे पे, ध्यान में रखिएगा। जो आपके पास आर है दैट इज इक्वल टू डी/2। अगर आप रेडियस और डाया का रिलेशन निकालेंगे तो आर और डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर डी 2 टाइम्स कम हुआ है तो इसका मतलब रेडियस भी 2 टाइम्स कम हुआ है। रेडियस 3 गुना बड़ा है तो आपके पास डायमीटर भी क्या हुआ है बच्चे, 3 गुना बड़ा हैगा। तो रेडियस आपके पास सवाल में कहा था कि 2 गुना कम हुआ है, तो इसका मतलब ए आर स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। तो रेडियस 2 गुना कम मतलब एरिया 4 गुना कम। तो एरिया 4 गुना कम है तो इसका मतलब लेंथ 4 गुना बड़ी होगी, क्योंकि स्ट्रेच का केस है। स्ट्रेच के केस में क्या होता है कि लेंथ और एरिया साइमल्टेनियसली चेंज होते हैं। सेम केस आपके पास आता है कंप्रेस का भी। कंप्रेस में क्या होता है, उल्टा होता है भाई, इससे आप दबा रहे होते हो कंडक्टर को। तो दबाने पे क्या होता है, दबाने पे ये होता है मेरा बेटा कि आपका जो एरिया होता है वो बढ़ता है और लेंथ क्या होती है, कम होती है, बाय सेम प्रोपोर्शन। यहां आ जाएगा, ठीक है। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो भाई ऐसे देख लो, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब देखो क्या होगा, लेंथ कितने गुना बढ़ी है, लेंथ 4 गुना बढ़ी है। एरिया कितने गुना कम हुआ है, 4 गुना। समझो, आपका जो रेजिस्टेंस है वो 4 गुना बढ़ा लेंथ के बढ़ने से,
और आपका रेजिस्टेंस 4 गुना बढ़ा एरिया के कम होने से, क्योंकि आर और एरिया का रिलेशन इनवर्स है ना, तो 4 और 4 आंसर कितना आ गया 16। यानी कि आपका जो नया रेजिस्टेंस है वो पहले के मुकाबले में 16 गुना बढ़ गया होगा। तो अगर पुरानी रेजिस्टेंस आपकी आर थी तो नई रेजिस्टेंस आपकी कितनी हो जाएगी, 16 आर हो जाएगी। तो 23 का ऑप्शन हमारे पास क्या है, डी है। अब देखो मेरा बेटा, हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कहता है when a charged particle enters the magnetic field parallel it will। तो भैया जब कभी भी पैरेलल टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड दाखिल होगा तो उसके ऊपर कोई डिफ्लेक्टिंग फोर्स नहीं लग रही होगी। यहाँ डिफ्लेक्टिंग फोर्स से मुराद मैग्नेटिक फोर्स है। मेरा बेटा मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू वी बी साइन थीटा। अगर कभी भी आपका कोई चार्ज पार्टिकल पैरेलल या एंटी पैरेलल टू द फील्ड एंट्री मारता है, यानी कि अलोंग द फील्ड दाखिल होता है, तो या तो थीटा 0 डिग्री होगा जब पैरेलल होगा, तो साइन 0 डिग्री भी 0 होता है, या तो थीटा 180 होगा, और साइन 180 भी क्या होता है मेरा बेटा, अपने पास 0 ही होता है। ठीक है, मेंशन कर दिया यहाँ पे। साइन 180 डिग्री भी अपने पास क्या होता है भाई साहब, 0 होता है। दोनों केस में फोर्स 0 होगी, इस पे फोर्स नहीं लगेगी। जब फोर्स नहीं लगेगी तो पार्टिकल डिफ्लेक्ट नहीं होगा, ना नॉर्थ में, ना साउथ में, ना सर्कुलर पाथ में। आगे कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा भाईजान। तो भैया हमें यह पता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, बी डेल्टा ए कॉस ऑफ थीटा। और यहां पे थीटा किसके दरमियान में एंगल है, वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड। तो भैया बी से मुराद क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, और डेल्टा ए से क्या मुराद है, वेक्टर एरिया। सर वेक्टर एरिया क्या चीज है भैया, मान लीजिए ये आपके पास कोई एक प्लेन है। हमें ये बात पता है कि हर प्लेन के साथ एक यूनिट नॉर्मल वेक्टर एसोसिएट हुआ हुआ होता है। जैसे मान लो ये इसके साथ एक यूनिट नॉर्मल वेक्टर एसोसिएट हुआ हुआ है, और ये एंगल कितना बना रहा है जनाब, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये जो एन कैप होता है इसको बास किताबों में एन कैप से, बास किताबों में यू कैप से शो करते हैं। ये बेसिकली क्या करता है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर का किरदार निभाता है, या वेक्टर एरिया की डायरेक्शन को शो करता है। तो यहाँ पे ये डेल्टा ए का जो डायरेक्शन है वो बेसिकली एन कैप का डायरेक्शन है, और बी से मुराद है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन। तो इनके दरमियान में एंगल जब 0 डिग्री होगा, इस केस के अंदर जो आपका फ्लक्स होने वाला है वो कैसा होने वाला है, मैक्सिमम होने वाला है। द डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सप्लाई इन पाकिस्तान हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ। तो मेरा बेटा जहन में रखिएगा, हमारे घरों में जो सप्लाई आती है वो ऑल्टरनेटिंग करंट होता है, डायरेक्ट करंट नहीं होता। वो ऑल्टरनेटिंग करंट जिसको आप बाइपोलर करंट भी कहते हो, मतलब बाइपोलर करंट से मुराद ये होती है जो यहां से लेके यहां तक मेरा बेटा ये एक साइकिल है ना, तो आधा साइकिल जो है ना ये पॉजिटिव होता है, और आधा साइकिल ये क्या होता है, नेगेटिव होता है। फिर अगले साइकिल में भी देखो यही हो रहा है, आधा साइकिल पॉजिटिव चलेगा, आधा साइकिल क्या चलेगा भाई, नेगेटिव चलेगा। ठीक है, इसकी जो सप्लाई आती है ना मेरा बेटा हमारे घरों में वो होती है 50 हर्ट्ज, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। का मतलब क्या हो गया भाई, 50 साइकिल्स पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में 50 साइकिल्स आती है। ये एक साइकिल थी, ये जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था ना, 0 से लेके कैपिटल टी तक, ये मेरे बच्चे आपके पास थी एक साइकिल, दिस इज वन सिंगल साइकिल। ध्यान में रखिएगा, ये एक साइकिल है, ये एक वेवलेंथ है, दिस इज वन साइकिल। ऐसी कितनी साइकिल्स आती है मेरा बेटा, 50 साइकिल्स आती है, तब जाके आपके पास ये 50 हर्ट्ज की सप्लाई बनती है। ठीक है, अच्छा इसमें ना एक सवाल और भी आता है कि नंबर ऑफ टाइम्स जो चार्ज अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, समझो 0 से लेके t/2 तक, अभी पहले साइकिल की बात कर रहे हैं। मान लो कि आपके पास चार्ज एक सर्टेन डायरेक्शन में जा रहा था, तो ये बात तो आपको समझ में आती है ना, t/2 से लेके टी तक में चार्ज उसके उलट जा रहा होगा। अरे भैया यही तो मतलब है इसका, आधे टाइम तक पॉजिटिव रहा साइकिल, आधे टाइम तक नेगेटिव हो गया। मतलब पॉजिटिव में चार्ज जिस डायरेक्शन में जा रहा था, नेगेटिव में चार्ज उसकी रिवर्स शिफ्ट में जा रहे हैं। यानी कि एक साइकिल में, गौर से सुनना, एक साइकिल में चार्ज अपनी डायरेक्शन दो बार बदल रहे हैं। एक बार एक डायरेक्शन थी, दूसरी बार दूसरी डायरेक्शन हो गई। एक साइकिल में दो डायरेक्शन है चार्ज के पास। तो गोया एक सेकंड में जब 50 साइकिल्स आ रहे हैं तो इसका मतलब 100 बार डायरेक्शन बदलती है, या 100 डायरेक्शंस में चार्ज मूव करता है। पॉइंट समझ में आ रहा है, देखो एक साइकिल में चार्ज पहले ऐसे गया, फिर उसी साइकिल में ऐसे आया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आया। ऐसा कितनी बार होता है, 100 बार होता है, 1 2 3 4। ये साइकिल नहीं बता रहा, एक साइकिल में डायरेक्शन कितनी बार बदल रहा है वो बता रहा हूं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा सारी बात। द डिवाइस विच इंक्रीजेस और डिक्रीजेस द ईएमएफ। तो भैया ये तो आपके पास ट्रांसफॉर्मर है। ट्रांसफॉर्मर का काम होता है ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को बढ़ाना या कम करना।
एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर क्या करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। मोटर जो है वो जनरेटर्स का रिवर्स फिनोमिना होती है, जो क्या करता है, जो आपके पास मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, सॉरी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। भाई हमारे घरों में मोटर लगी होती है ना, उसको आप बिजली देते हो तो वो क्या करती है, नीचे अंडरग्राउंड टैंक से पानी को ओवर हेड टैंक में भेज देती है। तो भाई आपने उसे बिजली दी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वो किस में कन्वर्ट कर रही है, मैकेनिकल वर्क डन में। आगे कहता है द इंड्यूस करंट फ्लो इन सच अ डायरेक्शन सो एज टू ओपोज द कॉज दैट प्रोड्यूसेस इज। ये मेरा बेटा लेंसेज लॉ है। कॉज और इफेक्ट एक दूसरे को ओपोज करते हैं, और हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि जो लेंस का लॉ है इसका मेन फायदा क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट बताना। क्या काम होता है इसका, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट बताना। तो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन बताना। द डिवाइस विच इज यूज फॉर द कन्वर्जन ऑफ एसी इंटू डीसी। अब देखो, अब यहां पे देखो, ये मतलब अच्छा सवाल तो नहीं है, बिल्कुल बेकारी सवाल है, लेकिन आप नोट करो कि यहां पे आपको ना दो ऑप्शन दिए हुए। अगर आप 2000 नम्स का 2023 का और 2022 का पेपर देखोगे ना, तो उसमें रेक्टिफायर का ऑप्शन नहीं दिया हुआ था, उसमें सिर्फ डायोड था, तो हम वहां पे डायोड ही लगा के आए थे। क्योंकि जो डायोड है ना मेरा बेटा, डायोड एक वन वे स्विच है, जहां डायोड के बहुत सारे काम है, वहां पे एक काम डायोड का रेक्टिफायर का भी है। यानी डायोड को हम यूज करते हैं एज ए रेक्टिफायर, रेक्टिफायर सर्किट में। हाफ वेव रेक्टिफायर भी होता है, फुल वेव रेक्टिफायर भी बनाते हैं दो डायोड्स, ब्रिज रेक्टिफायर भी बनाते हैं चार डायोड्स। अब यहां पे कहता है द डिवाइस विच इज यूज फॉर द कन्वर्जन ऑफ एसी इंटू डीसी। अब यहां पे आपको एम्पलीफायर तो देखो हो नहीं सकता ट्रांजिस्टर, क्योंकि एम्पलीफायर होता है। इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा, रेक्टिफायर है, क्योंकि लाजमी नहीं है डायोड ही आप एज ए रेक्टिफायर यूज कर रहे हो, आप किसी और सर्किट से भी रेक्टिफिकेशन का काम ले सकते हो। तो इसमें ये सवाल एक तरह से आपका क्या बन जाएगा, बीसीक्यू बन जाएगा। बीसीक्यू क्या है मेरा बेटा, बेस्ट चॉइस क्वेश्चन। आपसे कोई पूछे भाई डायोड रेक्टिफायर नहीं हो सकता, हो सकता है, लेकिन उन्होंने पूछा गया द डिवाइस विच इज यूज फॉर द कन्वर्जन ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट, तो ये कौन होगा, रेक्टिफायर होगा। हाँ, रेक्टिफायर नहीं होता फिर हम डायोड की तरफ चले जाते हैं। आगे कहते हैं द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एसी इंटू डीसी, ये क्या कहलाता है भाई, ये रेक्टिफिकेशन कहलाता है। ठीक है, वैसे ऐसे ऑप्शन होने नहीं चाहिए, लेकिन स्टिल ध्यान में रखिए। बिल्कुल जान छुड़ाने वाला काम किया हुआ है यहाँ पे ना पेपर बनाने वालों ने। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एसी इंटू डीसी, ऑप्शन डी कन्वर्जन। मतलब इससे ज्यादा कोई, मतलब सोचो इससे ज्यादा कोई बेहुदा ऑप्शन पॉसिबल था, कन्वर्जन। ठीक है, रेक्टिफायर नाम से पता चल रहा है रेक्टिफायर कोई प्रोसेस ही नहीं है। ठीक है, ये चलो समझ में आता है, एम्पलीफिकेशन ट्यूनिंग ऐसी कोई चीज डाल देते, लेकिन नहीं, बिल्कुल जान छुड़ाने वाला काम किया। खैर, आगे देखा जाए, इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन एट मैक्सिमम हाइट। तो भैया मैक्सिमम हाइट पे क्या होता है देख लेते हैं भाई। मैक्सिमम हाइट पे वैसे तो हमें पता ही है। ये मान लो मेरा बेटा हमारे पास ग्राउंड है, आपने एक सर्टेन प्रोजेक्टाइल को भैया फायर कर दिया। ये प्रोजेक्टाइल भाई साहब उड़ते हुए गए 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 गए, यहाँ के गिर गए। सही। अब ये था हमारे पास बच्चे लॉन्च पॉइंट, ये था हमारे पास भैया जी टारगेट पॉइंट, और ये हमारे पास है पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट, वो जगह जहां पे मैक्सिमम हाइट होती है। अब जब प्रोजेक्टाइल मेरा बेटा ऊपर की तरफ आ रहा होता है, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा होता है। जब नीचे जा रहा होता है मैक्सिमम हाइट को क्रॉस करने के बाद, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बढ़ रहा होता है। और एग्जैक्ट मैक्सिमम हाइट के ऊपर क्या होता है, इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो जीरो होता है। सही है, तभी तो इसका डायरेक्शन चेंज होता है, ऊपर जाते 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 रुकता है वर्टिकल डायरेक्शन में, फिर नीचे आना शुरू होता है। जो एक्स रुकने से मुराद, मैंने क्या कहा, वर्टिकल डायरेक्शन में रुकता है। भाई भाई पहले देखो ना, पहले ये ऐसे एक तरह से ऊपर जा रहा था, फिर नीचे आ रहा है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में रुका और फिर नीचे आना शुरू हो गया। आगे तो ये बढ़ रहा है, जब भी आपको ये ऐसे जाता नजर आ रहा है। अगर इसके पास एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ना होता, सिर्फ वाई वाला होता, तो ये ऐसे ऊपर जाके रुकता और फिर नीचे आता। ठीक है, जो हमारा वाई डायरेक्शन में मोशन होता है। एक्स वाली वेलोसिटी तो थ्रू आउट क्या होती है मेरा बेटा, कांस्टेंट होती है, क्योंकि एक्स के अलोंग कोई अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं कर रही होती जो कि चेंज कर सकती है। तो भैया 31 का ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन डी बनेगा। प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम हाइट पे क्या होता है, वी एक्स कॉन्स्टेंट है और वी वाई का वैल्यू क्या है, जीरो है। मैक्सिमम हाइट पे जहन में रखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है और काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है, लेकिन जीरो नहीं होती है। जहन में रखिएगा, जीरो नहीं होती है। क्यों, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में किसी भी लम्हे वेलोसिटी जीरो नहीं होती है। क्यों, क्योंकि एक्स वाला कंपोनेंट हर वक्त प्रोजेक्टाइल में मौजूद रहता हैगा। सही भाई, आगे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 32, ये सवाल भी 2023-22 दोनों में आया हुआ है। एक 32 ग्राम का फॉस्फोरस है जो कि डिके हुआ, यानी कि रेडियो एक्टिव मटेरियल होगा, और 2 ग्राम रह गया अनडिकेड आफ्टर 60 डेज।
आपने 32 ग्राम रखा था डीके होने के लिए, होते 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 रह कितना गया, 2 ग्राम। हाफ लाइफ ऑफ फॉस्फोरस, भैया हाफ लाइफ क्या होता है, वो टाइम जिसके अंदर आधा पेरेंट एलिमेंट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डॉटर में। तो 32 ग्राम रखा था, पहली हाफ लाइफ गुजरेगी तो भाई ये 16 ग्राम रह जाएगा, दूसरी हाफ लाइफ गुजरेगी तो 8 ग्राम रह जाएगा, तीसरी हाफ लाइफ गुजरेगी तो 4 ग्राम। भाई हर हाफ लाइफ के शुरू में जितना है उसका हाफ डिके हो जाएगा, हाफ बच जाएगा, फिर 2 ग्राम रह जाएगा। अब नोट करो, ये है मेरा बेटा आपके पास पहली हाफ लाइफ, ये है सेकेंड हाफ लाइफ का हिसाब किताब, ये है थर्ड हाफ लाइफ का हिसाब किताब, ये है फोर्थ हाफ लाइफ का हिसाब। तो कितनी हाफ लाइफ नजर आ रही है, 4 हाफ लाइफ है, यानी कि 4 हाफ लाइफ कितने दिन में पूरी हुई, 60 दिन में पूरी हो गई। तो भाई एक हाफ लाइफ का क्या हिसाब होगा भाई, निकाल लो यार। एक हाफ लाइफ का मतलब क्या है, 60 डिवाइडेड बाय 4, गोया कि ये क्या आंसर हो गया, 15 डेज। यानी कि 15 दिन इसकी एक हाफ लाइफ है। हर 15 दिन के बाद, पहले 15 के बाद आधा, फिर 15 के बाद आधा, फिर 15 के बाद आधा, फिर 15 के बाद आधा, और फाइनली कितना रह गया, 2। आगे कहता है द एस आई यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज। अब देखो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। इसको आप जहन में कैसे रखोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशन में ना कई सारी चीजें आपस में सिमिलर हैं, अगर आप कभी भी फिजिक्स को थोड़ा सा गहराई में पढ़ोगे पता चल जाएगा। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमता है, अर्थ सूरज के इर्द गिर्द घूमता है, बस इससे समझ जाना कितनी चीजें सिमिलर है मेगा और मिनी गैलेक्सीज में, हमारी अल्लाह की कुदरत है। खैर, अब पोटेंशियल को बच्चे आप कैसे डिफाइन करते हो, वर्क डन पर यूनिट चार्ज से। यूनिट क्या होती है, जूल पर कूलम। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को कैसे डिफाइन करते हो, जो वर्क डन है वही इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो यूनिट क्या हो गया, जूल। बिल्कुल ऐसे ही मेरा बेटा, जो आपके पास एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती हैगी, इसका यूनिट क्या है, जूल। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, तो आप बोलोगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। जैसे यहां पे क्या था, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, बेसिकली आपके पास पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देखो ना, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास इज बेसिकली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ये हो गया 33 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे आ जाओ, इन न्यूक्लियर रेडियोग्राफी फॉर मेडिकल डायग्नोसिस विच रेज आर यूज। तो मेरा बेटा इसके अंदर हम गैमा रेस को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये बुक का एज इट इज पैराग्राफ है, जो अक्सर आपको कहा जाता है ना कि भाई बुक रीड कर लो, बुक रीड कर लो, बुक रीड कर लो। मैं दिखा भी देता हूं आपको। अब मेरा बेटा ये न्यूक्लियर रेडियोग्राफी के बारे में एक छोटा सा पैराग्राफ है, ये आपको गिवन है पंजाब टेक्स्ट बोर्ड के अंदर, ठीक है। भैया तुम कहाँ चले गए, ये मेरा बेटा पंजाब टेक्स्ट बोर्ड में किस पेज पे है, पंजाब टेक्स्ट बोर्ड में है पेज नंबर 20, पेज नंबर 254 पे। यस मेरा बेटा, ये पंजाब टेक्स्ट बोर्ड के अंदर मौजूद है, पेज नंबर 254 के ऊपर। सही हो गया, चलो। तो मेरा बेटा ये पेज नंबर 254 के ऊपर मौजूद है, और इसको आप तसल्ली से बैठ के मेरा बच्चे पढ़ते रहिएगा। तो बार बार जब आपको कहा जाता है ना कि भैया एक आध बार ना बुक की रीडिंग लाजमी कर लो, तो ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं ना, ये आपने जहन में रखने होते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन आगे पीछे हो गए, भूकंप आ गया था। आगे देखो, 35 यूनियन, यूनियन नहीं सॉरी, यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो भैया अभी ऊपर निकालना सीखा था, यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है, न्यूटन सेकंड होता है भाई। सही है, न्यूटन मीटर किसका होता है, वर्क डन का यूनिट होता है न्यूटन मीटर। और जूल सेकंड किसका होता है, तो जूल सेकंड आपके पास होता है एंगुलर मोमेंटम का यूनिट, एमवीआर वाला, ठीक है। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड बनता है, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम का यूनिट भी ध्यान में रखना, एक बार माजी में पूछा हुआ है, एम वी आर। तो ये बन जाएगा किलोग्राम, वी का यूनिट हो गया भाई मीटर पर सेकंड, आर का यूनिट हो गया मीटर, सेकंड से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया आपका न्यूटन, आगे हो गया मीटर इंटू सेकंड, तो न्यूटन मीटर होता है जूल के बराबर, ये हो गया आपका जूल सेकंड। ये किसका है, एंगुलर मोमेंटम का यूनिट है, ठीक है। जर्नल गैस इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है, तो भैया पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। 36 का पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, जर्नल गैस कांस्टेंट, और टी से मुराद एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है भैया जो किस में एक्सप्रेस किया जाता है, केल्विन में एक्सप्रेस किया जाता है, दैट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। आगे क्वेश्चन नंबर 37 कहता है जनाबे वाला आपसे, अ साइक्लिस्ट मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 70 मीटर
इफ ही कंप्लीट्स 1 राउंड इन 11 सेकेंड कैलकुलेट द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ। देखो भैया, आपके पास अगर एक साइकिल सवार है जो कि ऐसे मूव कर रहा है किसके अंदर, एक अदद सर्कल में, समझिए। यहां से मान लो शुरू करता है और घूमते 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 वापस यहीं पे आ जाता है। आपसे पूछता है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द पाथ। तो भैया लेंथ ऑफ द पाथ ये होती है जिसको आप सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल कह सकते हो। ये जो चीज मेरा बेटा आपके पास सरकमफेरेंस है ना, इसी को लेंथ ऑफ द सर्कुलर पाथ का नाम भी देते हैं बुजुर्गान फिजिक्स। तो क्या हो जाएगी भाई, ये हो जाएगी 2 पाई इंटू आर के बराबर। तो 2 एज इट इज पाई की जगह पे आ गया 22/7। रेडियस कितना दिया हुआ है भाई, 70 दिया हुआ है। 7 वन जा और 7 टेन जा जनाब। 2 22 जा हुआ 44, 44 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 440 मीटर आपके पास इसका आंसर है। 37 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम सेंटर ओ। एक पार्टिकल है जो कि सेंटर ओ से स्टार्ट करता है, कहां गया, टूवर्ड्स ए, ऐसे मूव करता हुआ गया भैया टूवर्ड्स ए, यहां पे कहीं पे आया। देन मूव्स अलोंग ए बी, ऐसे आया ए से बी की तरफ, एंड स्टॉप एट पॉइंट बी, और बी पॉइंट पे रुक गया। अगर रेडियस आपको गिवन है 100 मीटर है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछ रहा है भैया, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो अगर आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखो तो ये जो मैंने ब्लू कलर का एरो बनाया यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। भाई ये इनिशियल था वो फाइनल था, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। गोया के 100 मीटर इसकी क्या होगी भाई साहब, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। अब अगर मैं आपसे पूछूं मुझे बताओ इसका डिस्टेंस क्या होने वाला है, कि डिस्टेंस क्या होगा। अब आया है ना मजेदार क्वेश्चन। अगर मैं आपसे पूछता मुझे बताओ भाई डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस डिपेंड करता है एक्चुअल लेंथ कवर्ड पे। देखो, पहले पार्टिकल ऐसे गया फिर पार्टिकल ऐसे आया, तो जो डिस्टेंस होगा उसको मैं कहूंगा ओ से लेके ए तक की लेंथ जो कवर करी और ए से लेके बी तक जो कवर किया। ये सवाल में नहीं है, वैसे ही करा रहा हूं, ठीक है। ओ से ए तक का डिस्टेंस कितना हो गया, 100 मीटर, क्योंकि वो रेडियस है भाई, सर्कल के सेंटर से किनारे तक का फासला तो रेडियस ही रहता है ना, वो थोड़ी ना चेंज हो जाता है भाई। समझ में आने वाली बात है हमें, ठीक है। चलो आगे, ए से लेके बी तक अगर आप नोट करो तो क्या मैं ये कह सकता हूं ये 1/4 ऑफ द सर्कमफेरेंस है। अरे भैया 1/4 ऑफ द सर्कमफेरेंस है ना यार। देखो ना, यहां से यहां तक अगर 1/4 होगा तो ये 1/2 हो जाएगा, फिर ये 3/4 हो जाएगा, फिर ये पूरा सर्कल हो जाएगा। तो 1/4 ऑफ द सर्कमफेरेंस है। तो भाई चेक कर लो, 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर, कितना दिया हुआ है, आर दिया हुआ है 100, ठीक है। तो 222 का कितना हो जाएगा, तो टू, या और आसान कर लो इसको, 22/7 लिखने के बजाय अगर अपन लोग लिख रहे हैं 3.14, जो कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 3.142, समझो। ये बन जाएगा मेरे पास 314.2 मल्टीप्लाई बाय 2। टू टू सा क्या हो गया 4, टू टू सा हो गया मेरे बच्चे क्या 4। और आसान कर लेना यार, बल्कि एक ही बार कर लो, कर लो अब जब कर लिया। टू टू सा हो गया 4, डेसिमल लगा, 2 4 सा हो गया 8, 2 1 सा 2, 2 3 सा 6। ये आ गया मेरे पास इसका मेरा बेटा क्या, सरकमफेरेंस। ये 2 पाई आर निकाल रहा था ना, 2 पाई आर, सरकमफेरेंस आ गया। अब सरकमफेरेंस का मुझे कितना चाहिए, 1/4 चाहिए, तो 628/0.4 अपॉन में लिया भाई 4। तो 4 1 जा होता है 4, 2 यहाँ चला गया, 4 5 जा होता है 20, 2 यहाँ चला गया, 4 7 जा होता है 21, और 4 1 जा होता है मेरे बच्चे 4। तकरीबन 157 मीटर ये आ गया, और 100 मीटर पुराना वाला है। तो टोटल जो डिस्टेंस कवर किया ना पार्टिकल ने वो क्या हो जाएगा, 100 प्लस 157, गोया के 257 होगा टोटल डिस्टेंस जो। और समझ में आ रहा है किस तरह से निकाला ये चीज मैंने। सबसे पहले मैंने इसका पूरे का सरकमफेरेंस निकाला, ये आया 2 × पाई × आर, ये आ गया, ये आ गया। फिर इसको मैंने क्या किया मेरा बेटा, जो मेरे पास था ना 628.4 को मैंने डिवाइड कर दिया किससे मेरा बेटा, 4 से, तो तकरीबन 157 बना। इसको मैंने 100 में जोड़ दिया तो ये डिस्टेंस कवर किया, जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट आपके पास 100 मीटर है। आगे कहते हैं वर्क डन विल बी जीरो इफ द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। देखो भैया वर्क डन जीरो कब कब होगा भैया, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस ऑफ थीटा। वर्क डन जीरो होगा अगर आपके पास कॉस थीटा जीरो हो जाए, सही ना, एंगल की अगर बात की जाए। और कॉस थीटा जीरो होता है मेरे बच्चे दो एंगल्स के ऊपर, या तो 90 डिग्री पे जीरो होता है या 270 डिग्री पे भी कॉस थीटा जीरो होता है। ध्यान में रखिएगा, 270 डिग्री को आप -90 डिग्री भी कहते हो। क्यों सर, ये कैसे पता चला। अरे भाई साहब ये ऐसे पता चला, ये देखो इधर समझना जरा। अगर मुझे मान लो यहाँ पे ये कोई, अगर मुझे इसका एंगल निकालना है, समझो, यहां से अगर मैं यहां का एंगल नापूंगा ना भाई साहब, ये बनेगा 270 डिग्री प्लस में, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज एंगल्स आर ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव।
अगर ये वाला एंगल नापूंगा ना, ये सारे एंगल नाप प्लस एक्स से ही रहा हूं, बस एक बार एंटी क्लॉकवाइज नापा, एक बार क्लॉकवाइज नापा, ये एंगल बन जाएगा आपके पास -90 डिग्री। सही है भाई साहब, तो -90 डिग्री। तो कॉस +90 -90 पे 0 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 270 डिग्री। ध्यान में रखिएगा 0 डिग्री और 360 डिग्री पे कॉस मैक्सिमम होता है, और 60 डिग्री पे कॉस का वैल्यू होता है 1/2। बेसिक मैथ 01, बेसिक मैथ 02 इसी चैनल पे अपलोड हुआ हुआ, जिसके अंदर मैंने ये सारी बेसिक मैथ्स की ट्रिक्स और कैलकुलेशन आपको ऑलरेडी सिखाई है। आगे कहता है फोर्स 2i कैप प्लस जे कैप हैज अ पॉइंट ऑफ इट्स एप्लीकेशन मूव फ्रॉम दिस टू दिस, व्हाट इज द वर्क डन। सवाल को ना पहले जरा फील करें। देखो, मान लो ये मेरा बेटा, मेरे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स वाई प्लेन, इसके अंदर यहां कहीं पे पहले फोर्स लग रही थी, अब फोर्स आ गई इस डायरेक्शन पे, समझिएगा। ये मतलब है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को मूव करने का। क्या मतलब है, समझो जरा। ये मतलब है मेरा बेटा, आपके पास जो पहले फोर्स लग रही थी ना, वो लग रही थी इस पॉइंट पे, दैट वाज 2,3। अब यहां पे आ गया 6,5 पे। यानी कि समझो यहां कहीं पे एक कोई ऑब्जेक्ट था जिसको ये फोर्स आगे घसीट रही थी, और वो ऑब्जेक्ट उठ के आगे आ गया। भाई नेचुरल सी बात है, जब ऑब्जेक्ट आगे जाएगा तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स भी मूव करेगा। सर ये बात समझ में नहीं आई। भैया एक डब्बा है यहाँ पे, मैं इस डब्बे के ऊपर फोर्स लगाता हूँ, डब्बा घिसटता हुआ आगे चला जाता है, और मैं अब भी फोर्स लगा रहा हूँ। तो पहले मैं फोर्स लगा रहा था इस पॉइंट पर, अब फोर्स लगा रहा हूं इस पॉइंट पे, तो मेरा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मूव कर गया ना आगे। तो यही तो कह रहे हैं बस। अब क्या करना है भाई, अब आपने सबसे पहले निकाल लेनी है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो भैया फाइनल पोजीशन वेक्टर ये वाला है, इनिशियल ये वाला है, कहां से कहां गया, 2,3 से 6,5 पे गया। सही हो गया। तो भैया फाइनल कौन सा वाला है, 6i कैप प्लस का 5j कैप। 1 मिनट साइलेंस फॉर ऑल दोज स्टूडेंट्स जिनको लगता है कि भाई वेक्टर का टॉपिक इंक्लूड नहीं है। ये क्या है भाई, तो 2i कैप प्लस 3j कैप है इनिशियल, माइनस कर देंगे 6i कैप प्लस 5j कैप, -2i कैप माइनस का 3j कैप। 6i कैप में से 2i कैप निकाला तो 4i कैप, 5j कैप में से 3j कैप निकाला तो 2j कैप। अब आपको क्या करना है, वर्कडन चाहिए। वर्कडन के लिए क्या करेंगे भाई, F.S कर देंगे उठा के, सिंपल हो गया। F.S, तो भैया F कितना है अपने पास, तो 2i कैप प्लस का j कैप, और डॉट में 4i कैप प्लस का 2j कैप। डॉट प्रोडक्ट ले लो भाई अब जरा। तो 2 4 8, i.i 1 हो गया, प्लस जे के पीछे यहाँ 1 है, वहां 2 है, तो 2 1 2, तो 8 + 2 क्या आंसर आ रहा है 10, प्लस का 10 जूल आंसर आ रहा है, विच मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ये मेरा बेटा हमारे पास नम्स का 2023 का पेपर था, जिसमें मैंने आपको एक एक पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन किया। इससे रिलेटेड कोई भी मसला हो तो इससे रिलेटेड सारे लेक्चर इसी चैनल पे आपको अपलोड हुए हुए मिल जाएंगे।